आप डिसाइड करें जो आप बिलीव करते हैं वो आपने चूज किया है या वो आपके लिए चूज किया गया है। कौन डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। इंफॉर्मेशन को झूठ की जरूरत नहीं होती उसे ट्रैवल करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सिर्फ फ्रेम करना पड़ता है। ये इतना भी सिंपल नहीं है क्योंकि मीडिया में भी लोग हैं और ज्यादातर लोग फील्ड में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट काम है, ट्रुथ दिखाना, फैक्ट्स प्रेजेंट करना। लेकिन पब्लिक भी इसमें इनोसेंट नहीं है, हम भी नहीं है। आपको लगता है आप डाइवर्स इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप वही देख रहे हैं जो आपके व्यू पॉइंट को रीइंफोर्स करता है। करेक्शन वायरल नहीं होता। आप गवर्नमेंट्स को ट्रस्ट नहीं करते, आप एक्सपर्ट्स को ट्रस्ट नहीं करते, आप कैसे ट्रस्ट करते हैं? अपने आप को, अपने इंस्टिंक्ट को, अपनी गट फील को। आपने कभी सोचा है कि जो आपकी ओपिनियन है किसी टॉपिक पर वो एक्चुअली आपकी है या आपने उसे कहीं से पिक किया है? ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है क्योंकि हम सबको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, कि हमारी ओपिनियंस हमारी रिसर्च पर बेस्ड है, हमारी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई भी रिसेंट कंट्रोवर्शियल टॉपिक सोचिए, कोई भी, पॉलिटिक्स हो, सोशल इश्यूज हो, कुछ भी। अब आप अपने आप से पूछिए, आपने ये ओपिनियन कहां से बनाई? आपने खुद से रिसर्च की या आपने किसी आर्टिकल को पढ़ा, किसी वीडियो को देखा या किसी को सोशल मीडिया पर बोलते सुना? और अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा तो वो आर्टिकल आपको मिला कैसे? रिकमेंड हुआ, ट्रेंडिंग था, किसी ने शेयर किया? ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि रियलिटी ये है, ओपिनियन क्रिएट नहीं होती, वो शेप होती है। और अगर आप ये समझ जाते हैं कि ओपिनियंस कैसे शेप होती है तो आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको समझते हैं। पहले इंफॉर्मेशन लिमिटेड था, बहुत लिमिटेड। अगर आप एक गांव में रहते थे 200 साल पहले तो आपकी दुनिया वो गांव थी। आपके आसपास के 50-100 लोग वही आपका समाज था। बाकी दुनिया के बारे में आप सुनते थे, कभी कभी ट्रैवलर से, ट्रेडर्स से, रूमर्स से। और क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी स्लो ट्रैवल करती थी कि आपकी ओपिनियन मोस्टली आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती। अगर गांव में कोई अच्छा काम करता था आप देख लेते थे, अगर कोई बुरा काम करता था आपको पता चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, पहले प्रिंटिंग प्रेस, फिर टेलीग्राफ, फिर रेडियो, फिर टीवी, इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने लगा तेजी से। और जब इंफॉर्मेशन फास्ट ट्रैवल करती है तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है, कौन डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए? क्योंकि अब हर दिन दुनिया में लाखों चीजें हो रही है लेकिन आपको सिर्फ कुछ ही चीजें पता चलती है। तो वो कुछ चीज कैसे चूज होता है? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन को झूठ की जरूरत नहीं होती उसे ट्रैवल करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सिर्फ फ्रेम करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल। मानिए एक इंसिडेंट हुआ, एक पब्लिक प्लेस पर लोगों ने इकट्ठे होकर अपनी डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के खिलाफ। अब ये सेम इंसिडेंट को आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हेडलाइन, हजारों लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज उठाई। दूसरा हेडलाइन, हिंसक भीड़ ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। दोनों हेडलाइंस एक ही इंसिडेंट के बारे में है लेकिन आपका रिएक्शन बिल्कुल अलग होगा। पहला पढ़कर आपको लगेगा अच्छा है, लोग अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं। दूसरा पढ़कर आपको लगेगा ये गलत है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। और ये दोनों नेसेसरीली झूठ नहीं है, शायद उस इंसिडेंट में दोनों ही एलिमेंट्स थे। कुछ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग एग्रेसिव हो गए। लेकिन जो वर्ड्स आपने चूज किए हेडलाइंस में वो इमोशन सेट कर देते हैं। डेमोक्रेटिक आवाज वर्सेस हिंसक भीड़, इकट्ठा होना वर्सेस तोड़फोड़, डिमांड वर्सेस नुकसान। ये प्रोपेगेंडा नहीं है नेसेसरीली, ये फ्रेमिंग है। और फ्रेमिंग ये बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये आपके परसेप्शन को शेप करता है विदाउट डायरेक्टली लाइंग। अब आप सोच रहे होंगे तो मीडिया जानबूझकर ये कर रहा है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। ये इतना भी सिंपल नहीं है क्योंकि मीडिया में भी लोग हैं, जर्नलिस्ट, एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स। और ज्यादातर लोग फील्ड में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट काम है, ट्रुथ दिखाना, फैक्ट्स प्रेजेंट करना। लेकिन उन्हें भी प्रेशर होते हैं, बहुत सारे प्रेशर। पहला प्रेशर टीआरपी का, व्यूअरशिप्स का, क्लिक्स का। अगर आपकी न्यूज चैनल है या न्यूज वेबसाइट है तो आपको चाहिए कि लोग आपको देखें क्योंकि व्यूअरशिप से रेवेन्यू आता है, एड्स मिलते हैं। तो आपको वो स्टोरीज कवर करनी पड़ती है जो लोग देखना चाहते हैं, नॉट नेसेसरीली जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बोरिंग लेकिन इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज वर्सेस एक ड्रामेटिक सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी। क्या आप ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि ज्यादा क्लिक्स किसे मिलेगा? दूसरा प्रेशर है स्पीड। सोशल मीडिया के जमाने में सबसे पहले न्यूज ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहले पोस्ट करता है वो वायरल होता है। तो वेरिफिकेशन का टाइम नहीं मिलता, कभी कभी स्टोरी पब्लिश करो पहले, डिटेल्स कंफर्म करो बाद में। तीसरा प्रेशर है ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। अगर एक चैनल कंसिस्टेंटली एक व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रही है, लेफ्ट लीनिंग या राइट लीनिंग, कोई भी, तो उसका ऑडियंस वो व्यू पॉइंट एक्सपेक्ट करता है। अगर सडनली आप बैलेंस स्टोरी दिखाओ जो आपके रेगुलर ऑडियंस को पसंद नहीं आई तो वो चैनल चेंज कर लेंगे, अनफॉलो कर देंगे। तो जर्नलिस्ट भी एक इकोसिस्टम में ट्रैप्ड है। वो पर्सनली ऑनेस्ट होना चाहते हैं लेकिन सिस्टमैटिकली प्रेशर है और ये प्रेशर ये स्लोली उनके डिसीजंस मेकिंग को अफेक्ट करता है। लेकिन पब्लिक भी इसमें इनोसेंट नहीं है, हम भी नहीं है क्योंकि हम भी वही इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगती है। ये साइकोलॉजी की एक बेसिक टेंडेंसी है, कंफर्मेशन बायस बोलते हैं इसे। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करती है तो आप उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना ज्यादा सोचे। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके बिलीफ को चैलेंज करती है तो आप स्केप्टिकल हो जाते हैं। ये सोर्स रिलायबल है, ये डेटा सही है, ये बायस तो नहीं है, एंड सो ऑन। और ये ह्यूमन नेचर है लेकिन मॉडर्न मीडिया इकोसिस्टम में ये बहुत डेंजरस है क्योंकि अब एल्गोरिदम्स है जो ट्रैक करते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं। अगर आप पॉलिटिकल लीनिंग की वीडियोस देखते हैं, लेफ्ट या राइट, तो एल्गोरिदम आपको ज्यादा सिमिलर वीडियोस रिकमेंड करेगा। अगर
आप सर्टेन न्यूज सोर्सेस पढ़ते हैं तो आपके फीड में वैसे ही सोर्सेस ज्यादा आएंगे। आपको लगता है आप डाइवर्स इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप वही देख रहे हैं जो आपके व्यू पॉइंट को रीइंफोर्स करता है। और जब आप सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टिव देखते हैं बार बार, तो प्रोस्पेक्टिव नॉर्मल लगता है, ऑब्वियसली करेक्ट लगता है, और अपोजिशन प्रोस्पेक्टिव वो एक्सट्रीम लगता है, इलॉजिकल लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई और है जो अपोजिट इकोसिस्टम चैम्बर में है और उन्हें भी अपना प्रोस्पेक्टिव ऑब्वियस लगता है, आपका प्रोस्पेक्टिव एक्सट्रीम लगता है, और तब पोलराइजेशन होता है, क्योंकि दोनों साइड एक्चुअली एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे। अब सोशल मीडिया आया और उसने सब कुछ एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। पहले गेट कीपर्स थे एडिटर्स, पब्लिशर्स, ब्रॉडकास्टर्स, वो डिसाइड करते थे कि क्या इंफॉर्मेशन पब्लिक को जाएगा। लेकिन अब कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कोई बैरियर नहीं है। ये डेमोक्रेटाइजेशन एक तरीके से अच्छी बात है, हर आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई फैक्ट चेकिंग नहीं होती बिफोर पब्लिशिंग। एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड बन जाता है, स्क्रीनशॉट बन जाता है, वीडियो क्लिप्स बन जाता है, और अगर वो इमोशनली चार्ज्ड है, अगर वो शॉकिंग है या आउटरेजियस है या रिलेटेबल है, तो वो वायरल हो जाता है। सच है या झूठ ये सेकेंडरी बन जाता है, पहले वायरल होता है, बाद में कोई चेक करता है, और तब तक लाखों लोगों ने देख लिया होता है, शेयर कर दिया होता है, ओपिनियंस बना लिया होता है। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, करेक्शन वायरल नहीं होता। अगर एक फेक न्यूज 10 लाख लोगों तक पहुंची और एक हफ्ते बाद एक फैक्ट चेक आया कि ये फेक न्यूज था, तो फैक्ट चेक सिर्फ 50,000 लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि करेक्शन बोरिंग है, ड्रामा नहीं है, आउटरेज नहीं है। तो जो पहला इंप्रेशन बना वही रह जाता है लोगों के दिमाग में। और यहाँ पर एक चीज है, बॉट्स और कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स। कभी नोटिस किया है कि कुछ टॉपिक सडनली ट्रेंडिंग हो जाते हैं हर जगह एक ही दिन में? ये ऑर्गेनिक नहीं है हमेशा, कभी कभी ये मैन्युफैक्चर्ड होता है। कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, रियल लगते हैं लेकिन फेक है, और वो एक ही मैसेज को बार बार पोस्ट करते हैं डिफरेंट वर्ड्स में, लेकिन सेम नैरेटिव्स। और जब आप बार बार एक ही चीज देखते हैं तो आपको लगता है सब लोग यही बोल रहे हैं, तो शायद सच होगा, लेकिन सब लोग नहीं बोल रहे, सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में और एक चीज हो रही है जो शायद सबसे डेंजरस है, नुआंस खत्म हो रहा है। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन फास्ट ट्रैवल करती है, हेडलाइंस, ट्वीट्स, फॉरवर्ड्स, तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। अब आप 280 कैरेक्टर्स या 300 कैरेक्टर्स में कॉम्प्लेक्स इशू को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको 10 वर्ड हेडलाइन में पूरी स्टोरी को बतानी होगी, क्योंकि टाइम की कमी है, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। तो हर इशू सिंप्लीफाई हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बन जाता है, गुड वर्सेस बैड, राइट वर्सेस रॉन्ग, हीरो वर्सेस विलेन। लेकिन रियलिटी में ज्यादातर इशू ग्रे होते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का कोई एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं होता, ट्रेड ऑफ्स नहीं होता, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स वैलिड होते हैं। लेकिन ग्रे वायरल नहीं होता, मे बी बोथ साइड हैव वैलिड पॉइंट्स। ये हेडलाइंस एक्साइटिंग नहीं है, ये क्लिक्स नहीं लाता ज्यादा, बट उसी के अपोजिट में दिस साइड इज एब्सोल्युटली राइट एंड अदर साइड इज एविल, ये वायरल कंटेंट है, और यही वायरल होता है। तो धीरे धीरे मिडिल ग्राउंड इनविजिबल हो जाता है। जो लोग कहते हैं मुझे दोनों साइड की कुछ बातें समझ आती है, उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो ड्रामेटिक नहीं है, वो पोलराइजिंग नहीं है। और जब मिडिल ग्राउंड नहीं दिखता तो सोसाइटी पोलराइज हो जाती है, कैंप्स बन जाते हैं। अगर आप एक साइड के साथ नहीं है तो आप दूसरी साइड के साथ है, कोई न्यूट्रल स्पेस नहीं बचा, और कन्वर्सेशन वही खत्म हो जाता है। क्योंकि कन्वर्सेशन वही होता है जब दोनों लोग एक दूसरे की बात सुनने को रेडी हो। लेकिन जब हर किसी को लगता है कि वो ऑब्वियसली राइट है और दूसरा ऑब्वियसली रॉन्ग, तो सुनेगा कौन? तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब पब्लिक ओपिनियन इतनी आसानी से सेफ हो सकती है, जब इंफॉर्मेशन का कोई स्टेबल सोर्स नहीं है, ट्रस्ट कोलैप्स होता है। आप मीडिया को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपने देखा है कि हर मीडिया आउटलेट का एक बायस है, एक एजेंडा है। आप गवर्नमेंट्स को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी स्पिन किए होते हैं। आप एक्सपर्ट्स को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट बातें बोल रहे हैं, और आपको लगता है कि उनका भी फंडिंग किसी ना किसी का किया हुआ है। तो आप कैसे ट्रस्ट करते हैं अपने आप को, अपने इंस्टिंक्ट को, अपनी गट फील को? लेकिन यहाँ पे भी एक आयरनी है, वो इंस्टिंक्ट भी कहीं ना कहीं से आई है। आपकी बिलीफ जो है वो फैक्टर्स का सब है। आपने क्या पढ़ा, क्या बात की, कौन से इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया, कौन सा कंटेंट कंज्यूम किया, ये सब कुछ। तो जब आप कहते हैं ये मेरी ओपिनियन है, तो एक्चुअली आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सबको जिसने आपके ओपिनियन को शेप किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो वापस बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपको हर चीज पर डाउट है तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ये सोर्स बायस्ड है, ये प्रोपेगेंडा है, ये पेड मीडिया है, एटसेट्रा। और कभी कभी आप सही भी होते हैं, लेकिन कभी कभी आप एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को मैच नहीं करती। ये पोस्ट ट्रूथ दुनिया है, जहां फैक्ट्स मैटर नहीं करती, नैरेटिव्स मैटर करती है। जो स्टोरी ज्यादा कन्विंसिंग है वो जीत जाता है, चाहे सच हो या ना हो। तो सवाल ये है कि क्या पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल शायद गलत वर्ड है, क्योंकि कोई एक एंटिटी पूरे पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई मास्टर पपेटर नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि ये पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। ये फैक्ट्स का रिजल्ट है, एल्गोरिदम्स का, मीडिया इनिशिएटिव्स का, ह्यूमन साइकोलॉजी का, सोशल प्रेशर का। और ये फैक्टर्स ये मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, एक्सप्लॉइटेड हो सकते हैं। तो क्या सॉल्यूशन? शायद सॉल्यूशन नहीं है, शायद सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस की जो आप बिलीव करते हैं वो प्रोसेस का रिजल्ट है, और प्रोसेस को समझना जरूरी है। जब आप कोई ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो अपने आप से पूछिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कहां से? मैंने खुद वेरीफाई की या मैंने बस ट्रस्ट कर लिया? ये मेरी ओपिनियन है या ये मैंने कहीं से अडॉप्ट किया है? मैं अपोजिट पर्सपेक्टिव को जेन्युइनली कंसीडर कर रहा हूं या मैं बस अपने बिलीफ डिफेंड कर रहा हूं? ये कड़वा या अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, क्योंकि इनके जवाब ईगो को हर्ट करते हैं। क्योंकि हम सबको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, हम सब स्मार्ट हैं, हम मैनिपुलेट नहीं हो सकते। लेकिन रियलिटी
रियलिटी ये है कि हम सब इन्फ्लुएंस्ड हैं हर वक्त हर डिसीजन में, और जितना जल्दी हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेटर है, क्योंकि तब हम थोड़ा ज्यादा केयरफुल हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेक्टिकल हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा क्यूरियस हो सकते हैं। आप डिसाइड करें जो आप बिलीव करते हैं वो आपने चूज किया है या वो आपके लिए चूज किया गया है, और अगर चूज किया गया है तो किसने किया, क्यों किया। ये सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते इमीडिएटली, और शायद कभी कंप्लीटली दे भी नहीं पाएंगे, लेकिन सवाल पूछना ये पहला स्टेप है।